हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका जीडी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके चैनल पर डाले जा चुके हैं। ये आपका एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट है जो कि आपका करंट पब्लिकेशन का है। शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 8 वर्ष पहले राहुल के 6 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 35 वर्ष थी। 1 वर्ष पहले इस परिवार में एक नए बच्चे का जन्म हुआ था। 4 वर्ष बाद इस परिवार की औसत आयु क्या होगी? देखिए, एक कंडीशन दे रखी है 8 वर्ष पहले की, ठीक है। एक दे रखा है वर्तमान, एक दे रखा है आपका 4 वर्ष बाद, ठीक है। इस 3 तरह की कंडीशन है। यदि हम बात करें कि वर्तमान में इसके परिवार की कुल जो आयु होगी वो कितनी होगी, तो देखिए 6 सदस्य हैं और सबका औसत कितना है? 35 वर्ष है। सबका कितना है? 35 वर्ष। तो कुल योग कितना हो जाएगा? तो 6 गुणा 35, ये तो क्या हो जाएगा? ये तो योग हो जाएगा आपका, आयु का योग हो जाएगा प्लस। अब देखिए 8 वर्ष पहले की बात है, वर्तमान माना तो सब में 8 साल जोड़ना पड़ेगा, तो यानी कि 8 गुणा 6 में और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में 1 साल का बच्चा भी है जो कि 1 साल पहले हुआ है, तो वर्तमान में उसका 1 साल कितना जुड़ जाएगा? 1 साल उसका जुड़ जाएगा, ठीक है। यानी वर्तमान में जो आयु का योग होगा वो कितना होगा? इन सबके योग के बराबर। देखिए 8 साल पहले की कंडीशन दे रखी थी कि 6 सदस्यों की आयु का योग कितना है, आयु का औसत कितना है? तो 35 वर्ष है। तो 6 साल पहले योग कितना होता है? 6 साल पहले योग होता है 35 गुणा 6, ठीक है। सॉरी, 8 साल पहले योग कितना होता है? 35 गुणा 6 होता। लेकिन हमें वर्तमान में निकालना है, इसका मतलब हर एक में 8-8 साल और जुड़े होंगे, यानी कि 8 गुणा 6 हो गया है, ठीक है। और ये 1 साल पहले एक लड़का बच्चा भी हुआ है, जिसका मतलब अभी वो कितने साल का होगा? तो 1 साल का होगा, ठीक है। यानी वर्तमान में इन सबकी आयु का जो योग है वो कितना है? इन सबके कैलकुलेशन के बराबर, जो कितना हो जाएगा? तो 35 गुणा 6 कितना होता है? 210। 8 छिंग 48 प्लस के 1, यानी कितना हो जाएगा? ये 249। यानी कि वर्तमान में जो इन सबकी आयु का योग है वो कितना है? 249 है। यदि हम वर्तमान में इनका औसत निकालें तो कितना होगा? तो वर्तमान में इनका औसत जो होगा, अब सदस्य कितने हो गए? 6। पहले से थे, एक बच्चा ये हो गया, अब सदस्य हो गए 7। तो वर्तमान में इनका औसत कितना हो जाएगा? तो वर्तमान में इनका औसत हो जाएगा 249/7, यानी कि 7 या 21 7 7 49। वर्तमान में इनकी आयु का जो औसत है वो कितना है? 37 वर्ष। अब कह रहा है 4 वर्ष के बाद में इनकी आयु का औसत क्या होगा? तो जब हम क्या है, 4 वर्ष के बाद में पूछा है, इसका मतलब हर एक की जो सदस्य हैं, यानी जो 7 सदस्य हैं यहाँ पे, उनकी जो आयु होगी उनमें 4-4 वर्ष जुड़ जाएंगे। यानी प्रत्येक में 4-4 वर्ष जुड़ने का मतलब क्या है कि आपको औसत में भी 4 वर्ष जुड़ जाएंगे। तो यानी कि 4 वर्ष के बाद जो औसत होगा वो कितना होगा? 37 प्लस के 4, यानी कि 41 वर्ष, ठीक है। 37 प्लस के 4 यानी कि 41 वर्ष। यानी कि ये सबकी आयु में 4-4 वर्ष जुड़ रहे हैं, तो औसत में भी कितना जुड़ेगा? 4 वर्ष ही जुड़ जाएगा। कितना जाएगा? 37 प्लस 4 यानी 41 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है, 8,000 रुपए पर 15% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या कीजिए? दर कितनी है? दर है आपकी 15%। 15% का मतलब क्या होता है? 15/100, यानी कि 5 से काट दीजिए 20 बार, 5 से कटेगा 3 बार, यानी कि 3/20, यानी कि 20 रुपये पे आपको कितने रुपये ब्याज मिल रही है? 3 रुपये ब्याज मिल रही है। तो 20 रुपये पे आपको 3 रुपये ब्याज मिल रही है, तो आपका मिश्रण कितना हो जाएगा? मिश्रण होता है मूलधन प्लस के ब्याज, यानी कितना हो जाएगा? 23 रुपये आपका मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। 2 साल की बात हो रही है, तो एक बार और कर दीजिए। 20 पे कितना मिलेगा? 23 रुपये आपको मिश्रण हो जाएगा, यानी कि 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 400। 23 इंटू 23 कितना होता है? 529। यानी कि 2 साल के बाद जो आपका मूलधन 400 है, तो 2 साल के बाद मिश्रण कितना हो जाएगा? 529 हो जाएगा। तो ब्याज कितनी मिल गई आपको 400 पे? तो 529 में से 400 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 129। यानी आपको 400 रुपये पे 129 रुपये क्या मिल गई? ब्याज मिल गई। कितने साल में मिल गई? तो 2 साल में मिल गई। लेकिन एक्चुअल में अमाउंट कितना है? तो 8,000 रुपये। एक्चुअल में अमाउंट कितना है? एक्चुअल में अमाउंट है आपका 8,000 रुपये, ठीक है। एक्चुअल में अमाउंट कितना है? 8,000 रुपये। तो हमने हमारे हिसाब से कितना था? 400 रुपये था, लेकिन एक्चुअल में कितना है? 8,000 रुपये। यानी इसका ये कितना गुना है? तो इसका ये 20 गुना है। कितना गुना है? इसका ये 20 गुना है, ठीक है। तो हमें पूछा क्या था? हमें पूछा था ब्याज। तो हमारी ब्याज कितनी है? 129। 129 का भी हम 20 गुना कर दें, तो 129 का 20 गुना कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका
258 पे 1 जीरो, यानी कि 2580। ठीक है, तो इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितना मिल जाएगा, 2580 रुपये में ब्याज मिल जाएगा 2 साल में। ऑप्शन नंबर 1। सलीम एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, जावेद उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। उसी काम को 15 दिनों तक साथ मिलकर करने के बाद जावेद काम करना बंद कर देता है। सलीम बचे हुए काम को पूरा करने में कितना समय लगाएगा। देखिए, सलीम कितने दिन में काम कर रहा है, सलीम कर रहा है आपका 30 दिन में, और जावेद कितने दिन में कर रहा है, जावेद कर रहा है आपका 45 दिन में। ठीक है, तो हमने मान लिया कुल काम 30 और 45 का एलसीएम यानी कि 90। कुल काम कितना है, कुल काम है आपका 90 यूनिट। इसको सलीम 30 दिन में कर रहा है। एक दिन में कितना काम कर रहा होगा सलीम, 90/30 यानी कि 3 यूनिट काम कर रहा होगा। और जावेद कितना कर रहा होगा एक दिन में, जावेद कर रहा होगा 90/45 यानी कि 2 यूनिट काम कर रहा होगा। ठीक है, और दोनों लोग मिलकर एक दिन में कितना कर रहे होंगे, दोनों लोग मिलके सलीम प्लस जावेद कितना कर रहे होंगे मिलके, तीनों तो 5 यूनिट काम कर रहे होंगे एक दिन में। ठीक है, अब दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, 15 दिन काम किया, तो 15 दिन में कितना कर देंगे, एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 15 दिन में कितना कर देंगे, 15 गुणा 5 यानी कि 75 काम कर दिया होगा दोनों ने मिलके। अब काम कितना बचा, 90 काम था, काम 75 हो चुका है, और काम कितना बचा, काम बचा आपका 90 माइनस के 75 यानी कि 15 काम बचा। इस 15 काम को कौन करेगा, 15 काम कौन करेगा, तो 15 दिन काम करने के बाद जावेद तो चला गया, बचा कौन, सलीम बचा। सलीम एक दिन में कितना काम कर रहा है, सलीम एक दिन में कर रहा है 3 काम, तो 15 जो काम बचा है तो करने में कितना समय लगेगा, तो सलीम को समय लगेगा, एक दिन में कर रहा है 3 काम, तो 15 काम करने में कितना समय लगेगा, 15/3 यानी कि 5 दिन। यानी जो सलीम है वो बचे हुए काम को कितने दिन में कर देगा, बचे हुए काम करने में उसे 5 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, तथा भी क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलते हैं। ये अगर उत्तर की दिशा में और बी पूर्व की दिशा में चले, एक ही बिंदु से चलते हैं तो देखिए क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। ए तथा बी क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलते हैं। अगर ए उत्तर की दिशा में और बी पूर्व की दिशा में एक ही बिंदु से एक ही समय में चलना आरंभ करते हैं तो 2 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, 2 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी निकालनी है। देखते हैं। देखिए, आपको पता है कि जो दिशा होती है वो इस तरीके से मतलब दर्शाते हैं, जैसे आपका पूर्व होता है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, इस तरीके से दर्शाते हैं, आपको भी पता होगा। अब कह रहा है कि कोई बिंदु है, मान लीजिए इस बिंदु से ये जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है उत्तर दिशा की ओर, ये किधर जा रहा है, ये जा रहा है उत्तर दिशा की ओर इस तरह, और जो बी है वो जा रहा है पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, और ए की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है, 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाता है। वो चल कितना रहे हैं, 2 घंटे चल रहे हैं। ये जो ए है वो 1 घंटे में 2 किलोमीटर चल रहा है, तो 2 घंटे में कितना चल रहा होगा, 4 किलोमीटर, जो कि उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। तो उत्तर दिशा में ए कितना चल रहा है, तो ये चल जाएगा 4 किलोमीटर। ठीक है, और पूर्व दिशा में बी कितना चल रहा है, बी की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 3 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना चल जाएगा बी, तो 3 दूनी 6 किलोमीटर चल जाएगा। ठीक है, पूछा इन दोनों के बीच की दूरी बताइए। ए यहाँ पे पहुंच गया, बी यहाँ पहुंच गया, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी। और जब आपका ये इस तरीके का त्रिभुज क्या बनता है, ये आपका समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, इस तरह से कंडीशन बनती है तो क्या बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। इसका आधा दे रखा है 6, लंबा हो गया 4। आपसे कर्ण पूछा है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर अंडर में आधार का वर्ग प्लस के लंब का वर्ग। कितना हो जाएगा ये अंडर में 36 प्लस 16, अंडर में 52। 52 का मतलब 52 को लिख सकते हैं 4 गुणा 13, और 4 का वर्गमूल कितना जाएगा 2, 2 गुणा अंडर में 13। ठीक है, यानी इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2√13। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। द्रविड़ ने 4 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में 45, 43, 62 और 74 रन बनाए। इन श्रृंखला में इसका औसत रन बताइए। औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे में संख्या। तो कुल योग कितना है इसका, कुल योग कर लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, तो कुल योग हो जाएगा आपका 45 प्लस 43 प्लस 62 प्लस 64, 74। कितना हो जाएगा ये आपका, तो 4 और 2 6, 6 और 3 9 और 5 14 के 4 हासिल का 1, 2 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14
और 4 18 4 22। ठीक है, संख्या कितनी है? 1 2 3 4। 4 से भाग कर दीजिए, 4 पंजे 20, 4 6 24। औसत कितना हो जाएगा? औसत हो जाएगा आपका 56। ठीक है, कुल योग बटे में संख्या। औसत औसत बराबर होता है कुल योग बटे में संख्या। कुल योग कितना है? इन सबका जोड़ लिया, 224 आ गया। संख्या कितनी है? 1 2 3 4। 4 से भाग कर दिया, कितना आ गया? 56। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका, इसको सॉल्व करके बोर्ड मार्क्स का, सॉरी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मान निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? बोर्ड मार्क्स के नियम के आधार पर सॉल्व करेंगे। देखिए इस सवाल को मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है तो मैंने इसलिए इसको अलग पेज पर लिखा हुआ है। ये सवाल है आपका, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? इसको बोर्ड मार्क्स के नियम के आधार पर सॉल्व करते हैं। तो एक बार बोर्ड मार्क्स का नियम देख लीजिए। जैसे आपका बोर्ड मार्क्स का नियम क्या होता है? जैसे बोर्ड मार्क्स का नियम होता है BODMAS। बोर्ड मार्क्स का नियम क्या कहता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक। तो पहले हम कोष्ठक के अंदर की चीज़ों को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे कोष्ठक दे रखा है और यहाँ कोष्ठक दे रखा है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इसके अंदर की चीज़ें किस नियम से सॉल्व होंगी? तो यही नियम है। इस नियम में ओ का मतलब क्या है? का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। ठीक है, और डी का मतलब भाग होता है, एम का मतलब गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव, यानी इस क्रम में इसको सॉल्व किया जाता है। पहले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे और कोष्ठक के अंदर की चीज़ों को भी इस नियम के आधार पर ही सॉल्व करेंगे, यानी पहले भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर प्लस माइनस, इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये जो का वाला गुणा है, ये वाला जो गुणा है, ये दोनों क्या है? अलग अलग है। ये दोनों गुणा एक साथ दे रखे होंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये नियम होता है। अब देखिए इसी नियम को हमें यहाँ फॉलो करना है। देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर है 21/46 भागित 1/6। भागित का मतलब क्या होता है? उल्टा करके गुणा कर दीजिए, 6/1। ठीक है, एक का है, का को ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, 23/42। बस आप नियम को फॉलो करते रहिए, पूरा सवाल आपका आराम से निकल जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ों को मैंने ऐसे लिख दिया। अब ब्रैकेट का नंबर है, ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ब्रैकेट नियम, ब्रैकेट कैसे कैसे सॉल्व करेंगे? बोर्ड मास के नियम के आधार पर। इन सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। यहाँ देखिए 88/56 है, गुणा 7/9 है, भागित कितना है? 5/36। भाग को हम क्या करते हैं? उल्टा करके गुणा लिख सकते हैं, 36/5। ठीक है, अभी आपका ब्रैकेट बचा हुआ है। अब इसके अंदर की चीज़ों को सॉल्व करना है हमें। अब देखिए क्या इसमें कुछ कट रहा है? तो आपका ये 2 से कट जाएगा 3 बार, और 2 से कट जाएगा आपका 23 बार। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 21 गुणा 3, यानी 21 या 63 बटे में कितना जाएगा? 23। ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें क्या होगी? सॉल्व होगी। अब नंबर दे रखा, बाद दे रखा आपका का 23/42। ठीक है, इधर आ जाएगा आपका 96 बटे में 576 गुणा 24/3 माइनस। इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 9 से कटेगा आपका ये 4 बार, 9 चौक 36 होता है, 4 बार कट जाएगा। ठीक है, और देखिए 7 से कटेगा 7 8 56, 8 से कटेगा आपका 11 बार। अब ऊपर बचेगा आपका 4 और 11, नीचे बचा आपका 5, यानी 11 चौक 44/5। ठीक है, ये बचेगा ब्रैकेट से बाहर। अब कुछ बचा नहीं, यही तो बचा। ठीक है, चलिए अब नंबर किसका आएगा? ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ब्रैकेट पर नंबर किसका आता है? देखिए ब्रैकेट के बाद नंबर आता है का। ठीक है, हम का वाले को सॉल्व करेंगे। आप देखिए का कहाँ दे रखा है आपका? यहाँ दे रखा है। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 63/23 गुणा 23/42। ठीक है, ये वाला जो गुणा है और ये वाला जो गुणा है, ये क्या है? अलग अलग है। इस गुणा को हम बाद में सॉल्व करेंगे और का वाले गुणा को हम पहले सॉल्व करते हैं। प्लस 96/576 गुणा 24/3 माइनस के 44/5। ठीक है, अब देखिए ये वाला सॉल्व किया जाएगा, 23 से 23 खत्म, 21 दूनी 42, 21 या 63, कितना बचेगा यहाँ पे? यहाँ बचेगा आपका 3/2 प्लस 96/576 गुणा 24/3 माइनस के 44/5। ठीक है, अब देखिए मतलब का के बाद में क्या नंबर आता है? का के बाद नंबर आता है भाग, भाग का है डिवाइड का। डिवाइड तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं है। अब नंबर किसका आएगा? मल्टीपल का। तो यहाँ पे मल्टीपल दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व यहीं कर लेते हैं। तो 24 से कटेगा 576, 24 बार
क्योंकि 24 का वर्ग होता है। 24 से कटेगा 24 चौक 96 4 बार, ठीक है। यहाँ कितना बचा 3/2, यहाँ बचा आपका 4/3, यहाँ कितना बचा आपका 44/5। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 2, 3 और 5 का एलसीएम होता है 30, ठीक है। 2 से कटेगा 15, 15 3 45, 3 से कटेगा 10 बार, 10 चौक 40, 5 से कटेगा आपका ये 6 बार, और 44 छक्के कितने होते हैं, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26। तो अब देखिए प्लस वाली संख्या को प्लस में जोड़ लीजिए, 40 प्लस 45 कितना हो जाएगा 85, और माइनस के 264/30। 264 में से 30 घटा देंगे माइनस का, तो ये कितना बचेगा, तो ये 264 में से 85 घटाएंगे कितना बचेगा, 14 में से 5 गए तो 9 बचे, और 15 में से 8 गए तो 7 बचे, और आपका 1 का 1 बटे में कितना आएगा 30, 179/30, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 179/30। मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। देखिए ये ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर बी 179/30 माइनस का, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपको बस नियम नहीं छोड़ना है कहीं भी, तो बस आपका आंसर आपका निकल के आ जाएगा। जहाँ पर आपने नियम छोड़ा वहीं आपका फिर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी सी की तुलना में, ए बी की तुलना में 3 गुना और सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। तो वे तीनों मिलकर उस कार्य को एक दिन में पूरा कर लेते हैं। ये अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए 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 ये आपका सवाल दिया हुआ है, ठीक है। ए जो है वो बी की तुलना में कितना है, 2 गुना है। 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, ए बी और सी। इनके जो समय का रेशियो दे रखा है वो क्या दे रखा है, समय में संबंध दे रखा है वो क्या दे रखा है कि जो ए है वो बी की तुलना में 2 गुना समय लेता है और सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। यदि हम सी को क्या मान लें, सी को यदि हम 2 मान लें, ठीक है, सी को 2 मान लें, तो ये कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना यानी कि 6 हो जाएगा। और जो बी है वो, सॉरी जो ए है वो बी से दोनों समय लेता है, तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका 3, ठीक। तो इनके जो समय का रेशियो आया वो कितना आया, तो समय का रेशियो आया इनका 6:3:2। आप इसको ऐसे भी मान सकते थे कि सी को 1 मान लीजिए तो ये 3 हो जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 2/3, फिर हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो फिर आपका रेशियो यही निकल के आएगा, ठीक है। तो इसमें टेंशन नहीं लेनी। तो ये आपका अनुपात क्या आ गया, 6:3:2 आया। इसको हम मान सकते हैं कि अनुपात हटाएंगे, इसको मान सकते हैं कि इसको 6 दिन का समय लगता है, इसको 3 दिन का समय लगता है, इसको लगता है 2 दिन का समय, ठीक है, 2 दिन का समय लगता है, ठीक है। अब आप इस सवाल को इस तरीके से समझिए कि ए जो है वो किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है, और बी किसी काम को 3 दिन में पूरा करता है, और सी किसी काम को 2 दिन में पूरा करता है, ठीक है। हम हमें क्या करना है, हम मान लेते हैं कि जो कुल काम है वो कितना है, तो मैंने आपको बताया था समय का एलसीएम लेते हैं, तो कुल काम कितना हो जाएगा, 6 3 और 2 का कुल काम कितना हो जाएगा, 6 यूनिट ही कुल काम हो जाएगा। इसको ए 6 दिन में कर रहा है तो ए का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 6/6 यानी कि 1 यूनिट काम हो जाएगा ए का। बी का कितना हो जाएगा 1 दिन का काम 2 यूनिट, और सी का कितना हो जाएगा 3 यूनिट, ठीक है। अब आप देखिए आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर देगा, ए का 1 दिन का काम कितना है 1 यूनिट है, तो 6 काम करने में कितना समय लगेगा, 6/1 यानी कि 6 दिन का ही समय लग जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं और ये अकेला उसे 8 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने दिन में कर लेगा। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि हर तरह के अब तक जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं मैंने आपको हर प्रैक्टिस सेट में आपको बताया है। इस क्वेश्चन को आप उम्मीद है मुझे आपसे कि आप ये कर पाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाइयाँ 6, 8 और 10 है, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई मध्य की लंबाई क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन आपका जो दिया है कि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं 6, 8 और 10 का, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर खींची गई माध्यिका की लंबाई बताइए। त्रिभुज की भुजाएं क्या दे रखी हैं 6, 8, 10, 6, 8 और 10। आपका ये त्रिभुज किस तरह का बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। कैसे चेक किया हमने, 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग बराबर किसका होता है 10 के वर्ग के बराबर।
6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64 बराबर किसका हो जाएगा? 10 का वर्ग यानी कि 100 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज की जो है वो भुजाएं दे रखी है। इसका मतलब एक समकोण त्रिभुज है, इस तरीके से बना लेते हैं। इसका मान लीजिए ये आपका 6 है तो ये 8 है, कौन कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा कि इसकी जो शेष त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा पर खींच की मात्रा की लंबाई बताइए। तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। इसमें मान लीजिए यहाँ से कोई मात्रा खींची जाती है तो आपको इसकी लंबाई बतानी है। इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, मात्रिका का काम क्या होता है कि मात्रिका जो होती है जिस पर खींची जाती है वो सामने वाली भुजा को बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो ये वाली भुजा जो बराबर होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में एक खासियत होती है कि जो माध्यिका होती है वो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है वो, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है? बराबर होती है। ये पूरी भुजा 10 थी तो ये भुजा कितनी होगी? 5। ये भी भुजा कितनी होगी? 5। जितनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है उतनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है। तो x की वैल्यू भी कितनी निकल के आ गई? 5 निकल के आ गई। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में जो माध्यिका की लंबाई होती है वो कर्ण की आधी होती है। तो आप इसको राइट नोट कर सकते हैं कि जो माध्यिका बराबर होती है वो क्या होती है? माध्यिका बराबर हाइपोटेनस बाई 2। तो हाइपोटेनस कर्ण कितना था? कर्ण 10 था, 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। इसको देखिए, 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का परसेंटेज बताइए। 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य 28 का विक्रय मूल्य बराबर है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। बोला कि 27 का क्या है? क्रय मूल्य। 27 का सीपी किसके बराबर है? 18 के एसपी के बराबर है। एसपी क्या है? विक्रय मूल्य। सीपी क्या है? क्रय मूल्य। ठीक है, सॉल्व करिए। सीपी अपॉन एसपी यहाँ से कितना मिल जाएगा? 18/27। ठीक है, एसपी को इधर ले आए और सीपी को ये रहने दिया, 27 को इधर बट्टे मिलेगा। ठीक है, 9 से काट के 2 बार, 9 से कटेगा 3 बार, कितना जाएगा? 2/3। सीपी अपॉन एसपी कितना जाएगा? 2/3। यानी सीपी आपका 2 है तो एसपी कितना है? 3 है। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। यानी 2 की चीज कितने में बेची जा रही है? 2 की चीज बेची जा रही है 3 में। कितने का लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है। किस पे? क्रय मूल्य पे। कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा? तो 1 का लाभ 2 पे कितने परसेंट हो जाएगा? 50% हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि इसके विकर्णों में से एक की माप कितनी है? 14 सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले समचतुर्भुज को समझिए पहले तो। देखिए, समचतुर्भुज इस तरीके के आकार का बनता है। ठीक है, जो पतंग का आकार होता है उस आकार का बनता है। इसकी खासियत क्या होती है कि इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसका परिमाप दे रखा 100 सेंटीमीटर, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी? 100/4, क्योंकि 4 भुजा होती है तो प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की भुजा हो जाएगी। ठीक है, 25-25 की भुजा हो जाएगी, यानी ये भी 25 का है, ये भी 25 की, और ये भी 25 का। ठीक है, दूसरी इसकी खासियत क्या होती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं और समकोण पर भी काटते हैं। समकोण पर काटते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। इसका मतलब क्या है? ये वाला इसका जो आधा हिस्सा होगा वो इसके बराबर होगा, ये वाला आधा हिस्सा इसके बराबर होगा, वही आपका समकोण पर काटेंगे। ठीक है, इसका एक विकर्ण दे रखा है 14 सेंटीमीटर का, तो ये पूरा विकर्ण 14 सेंटीमीटर मान लेते हैं इसको, तो आधा विकर्ण कितने का हो जाएगा? तो ये विकर्ण हो जाएगा आपका 7 का। ठीक है, क्योंकि आधा भी है ये, वही पूरा 24 का है, तो सॉरी 14 का है, तो ये पूरा कितने का हो जाएगा? सॉरी आधा कितने का हो जाएगा? आधा हो जाएगा आपका 7 का। ये 25 का हो गया, 7 का हो गया, ये आपका क्या है? एक संपूर्ण त्रिभुज बन गया। तो यदि हम इतने हिस्से को बाहर निकाल कर लेके आए, ठीक है, तो यदि हम इस त्रिभुज को बाहर निकाल लें तो ये त्रिभुज इस तरीके से बनेगा, जिसमें ये वाली भुजा कितनी दे रखी है? 25, ये कितनी है? 7। तो यदि हम ये वाली भुजा निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? तो आपको पता ही है कि यदि इसको हम x मान लें, ठीक है, तो जो कर्ण का वर्ग बराबर होता है किसके बराबर होता है? तो ये x बराबर हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा? 25 का वर्ग माइनस के 7 का वर्ग। ठीक है, x बराबर किसका हो जाएगा? 25 का वर्ग माइनस के 7 का वर्ग। यानी कि जो लंब का वर्ग बराबर होता है वो किसके बराबर? लंब बराबर किसका होता है? अंडर रूट में आधार कर्ण का वर्ग माइनस के आधार का वर्ग। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करिए। 25 का वर्ग होता है 625 माइनस के 49,
तो ये हो जाएगा आपका 576। 576 का वर्गमूल कितना होता है 24। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 24, यानी ये वाली जो बजाय हमारी कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। ठीक है, वैसे आपको 24 पता भी होना चाहिए डायरेक्टली। ठीक है, इस तरीके के चक्कर में थोड़ा बहुत आपको ये आपको जो टेम्पलेट होते हैं आपको पता होना चाहिए। तो 25 7 24 का टेम्पलेट बनता है, यहाँ पर निकालने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। फिलहाल एक्स की वैल्यू कितनी आई 24 आई। ठीक है, यानी कि ये जो भुजा है वो कितनी निकल के आएगी 24 निकल के आ गई। ये भुजा जब 24 है तो ये भी भुजा 24 होगी, तो ये पूरी भुजा कितनी हो जाएगी 48 की। ये पूरी भुजा कितने की थी, ये 7 का, ये भी 7 का, पूरी भुजा कितने की 14 की थी। ठीक है, यानी एक विकर्ण 14 का हो गया, एक विकर्ण कितना हो गया 48 का हो गया। हमें निकालना है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक है, एक विकर्ण कितना दे रखा था 14 दे रखा था, दूसरा हमारा कितना निकल के आया 48 निकल के आया। ठीक है, क्योंकि 24 जो निकल के आया वो तो आधी हो जाए ना, तो पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा 48 का हो जाएगा। तो उसे काट दीजिए 7 में, 7 का गुणा कर दीजिए 48 में, 7 8 56, 7 चौक 28 और 5 33, यानी कि क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 336 वर्ग मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, बट्टा श्रेणी 10%, 20% और 40% एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। देखिए इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट में ही कराया है। इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक व्यापारी अपने माल को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है तथा खरीदारों को नगद भुगतान पर, आपको बोला गया है कि जो व्यापारी है वो अपने माल को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि खरीदारों को नगद भुगतान पर 12.5% का एक पट्टा भी देता है। इस पर उसके द्वारा प्राप्त किया गया लाभ बताइए। यानी पहले तो 25% अधिक अंकित करता है, फिर 12.5% का पट्टा भी दे देता है। तो देखिए 25% का मतलब क्या है, 25% का मतलब है 1/4। तो 25% अधिक अंकित कर रहा है, यानी कि 4 यदि अंकित मूल्य है, 4 यदि अंकित मूल्य तो एक अधिक, सॉरी 4 यदि क्रय मूल्य है तो एक बढ़ा के अंकित कर रहा है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, एक आपका क्रय मूल्य, ये आपका अंकित मूल्य और आपका ये विक्रय मूल्य। ठीक है, सीपी मतलब क्रय मूल्य, एमपी मतलब अंकित मूल्य और एसपी मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, पहले जो 25% में बढ़ा के लिख रहा है वो किस पे लिख रहा है, क्रय मूल्य से 25% बढ़ा के लिख रहा है। तो यदि क्रय मूल्य 4 है तो एक बढ़ा के नोट कर रहा है, यानी अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखिए कि वो इसमें 12.5% का बट्टा भी दे रहा है। 12.5% का फ्रैक्शन रूप कितना होता है 1/8। 8 यदि अंकित मूल्य है उसमें 1 रुपये का बट्टा दे रहा है। आपको पता है कि बट्टा जो दिया है तो वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। यदि 8 अंकित मूल्य है तो 1 का बट्टा दिया जा रहा है, इसका मतलब बेची कितने में जा रही होगी 1 कम में, यानी कि 7 में बेची जा रही होगी। ठीक है, तो यानी अंकित मूल्य कितना है 8 है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं, मिश्रित रेशियो। 5 के आगे तो लिख दीजिए 5, 8 के आगे लिख दीजिए 8। तो ये 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 7 पंजे 35, यानी 32 क्रय मूल्य है, अंकित मूल्य 40 है और 35 क्या है आपका विक्रय मूल्य। यानी 32 वाली चीज कितने में बेची जा रही है 35 में बेची जा रही है। कितने का लाभ हो रहा है 3 का लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का लाभ हो गया, तो 3 का लाभ कितने पे क्रय मूल्य यानी 32 पर गुणा कर दीजिए 100 का। ठीक है, 4 से काटिए 8 बार और 4 से काटिए 25 बार, और 25 दिया 75, 75/8, यानी कि 8 ने 72, 3/8%। ठीक है, 9 सही 3/8%, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, कोई दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये हो, उसे वस्तु पर 20% लाभ प्राप्त करना हो तो उसका अंकित मूल्य बताइए। देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, सीपी अपॉन में एमपी बराबर 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज, यानी 100 बट्टे प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। डी मतलब छूट परसेंट, पी मतलब प्रॉफिट यानी कि लाभ परसेंटेज। ठीक है, सीपी कितना दे रखा है, सीपी दे रखा है 100 रुपये। एमपी हमसे पूछा है, एमपी को हम मान लेते हैं एक्स। 100 माइनस की छूट परसेंटेज, छूट परसेंट कितनी दे रखी है 4% की छूट दे रखी है, और लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है 20% का। ठीक है,
लाभ कितने का हो रहा है? 20 का लाभ हो रहा है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं समीकरण को और एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। 100 बट्टे में एक्स बराबर 100 माइनस के 4 यानी कि 96 बट्टे में 100 प्लस 20 यानी कि 120। तो 24 चौक 96, 24 पंजे 120, कितना आया? 4/5 आया। ठीक है, तो 100 बट्टे एक्स बराबर 4/5, 4 से काटिए 25 बार, 25 पंजे 125, एक्स बराबर कितना आ गया? 125 रुपये। यानी जो अंकित मूल्य वो कितना है? 125 रुपये उसका अंकित मूल्य है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है चीनी की मात्राओं का वो अनुपात जिसमें 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 16 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर न हानि होती है और न लाभ होता है। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है? एलिगेशन लगा देना है। एक 20 रुपये वाली है, एक आपकी 15 रुपये वाली है। दोनों को किस अनुपात में, मतलब एवरेज क्या है मिश्रण का? वो है 16। एलिगेशन लगा दीजिए। तो 16 में से 15 गए तो 1 और 20 में से 16 गए तो 4। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएंगे? तो मिलाएंगे वो 1:4 के अनुपात में। ठीक है, 1:4 के अनुपात में मिला देंगे। ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखिए, 86,700 रुपये की धनराशि को ए बी सी में इस पर व्यक्त किया जाता है ताकि ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के बदले बी को 90 पैसे प्राप्त हो और बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के बदले सी को 110 पैसे प्राप्त हो। विभाजन में बी का हिस्सा बताइए। देखते हैं। देखिए 3 व्यक्ति हैं आपके, ए बी और सी। यानी जिस अनुपात में ए बटेगा उसी अनुपात में हमें ए बांटना पड़ेगा। तो ए बी सी को किस अनुपात में पैसा मिल रहा है वो देखिए पहले आप। ये कह रहा है ए को मिलने वाले प्रत्येक रुपए मतलब 1 रुपए। यदि एक को 1 रुपया मिलता है यानी कि 1 रुपये मतलब 100 पैसे मिलते हैं, तो बी को कितने मिलते हैं? 90 पैसे। ठीक है, फिर कह रहा है बी को मिलने वाले प्रत्येक रुपए, यानी बी को यदि 100 पैसे मिलते हैं तो सी को कितने मिलते हैं? 110 पैसे मिलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या निकल जाएगा? एबीसी का यहाँ से आपको अनुपात निकाल लेंगे तीनों का। तो कैसे निकालेंगे? तो 90 के सामने जगह खाली है 90 लिख दीजिए, 100 के सामने जगह खाली है तो है 100 लिख दीजिए। क्लियर? अब इनका क्या करना है? गुणा करना है। तो ये हो जाएगा आपका 100 गुणा 100 अनुपात, ये हो जाएगा आपका 90 गुणा 100 अनुपात, ये हो जाएगा आपका 90 गुणा 110। ठीक है, जो कॉमन है वो काट लीजिए। तो 100 से ये वाला 100 भी खत्म और 2 जीरो से ये वाला 0 भी खत्म। ठीक है, यहाँ बचेगा आपका 100, यहाँ बचेगा आपका 90, यहाँ बचेगा आपका 11 99। ठीक है, यानी ये अनुपात निकल के आ गया किसका? ए बी सी का। इस अनुपात में वो धन बटेगा। ठीक, तो ये धन किस अनुपात में बटेगा? 100, 90 और 99 के रेशियो में बटेगा। कुल ये धन हो कितना गया? तो 100, 90 और 99। तो ये हो जाएंगे आपके 200, 290 यानी 289। इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा? इन सबको जोड़ेंगे तो 100 प्लस 90 प्लस 99 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, इसको 100 मान लीजिए, 100 100 200, 200 में 89 जोड़ दीजिए तो 289। ठीक है, 289 यूनिट हो गया आपका कुल धन। लेकिन एक्चुअल धन है कितना? 86,700। तो 289 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 289 यूनिट की वैल्यू जो है वो है 86,700। यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी? तो 86,700 बटे में 289। 289 से कितने का कटेगा? ये 28 तिया 84 और 9 तिया 27, यानी कितने का कटेगा? ये कटेगा आपका 312। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 300 रुपये। ठीक है, पूछा क्या था? पूछा था आपसे बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना है? बी का हिस्सा है आपका 90 यूनिट। तो बी का हिस्सा 90 यूनिट है, तो 1 की वैल्यू 300 रुपये, तो 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 गुणा 300 यानी कि 27,000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखिए, 20 लड़कियों के एक ग्रुप की औसत आयु 15 वर्ष है, 25 लड़कों के एक दूसरे ग्रुप की औसत आयु 24 वर्ष है। दोनों ग्रुपों को मिलाने से बने ग्रुप की औसत आयु कितनी होगी? देखिए इस तरह के सवाल को आपको एक नया तरीका बताता हूँ करने का। वैसे आप कर लेंगे इस तरह के सवाल को। कैसे करते हैं वो, जो आपको नॉर्मल तरीका पता होगा कि 20 इंटू 15 कितना होता है? 300 और 25 इंटू 24 कितना होता है? 600। ठीक है, 600 प्लस 300 900। 900 में आपको किससे भाग देना है? कुल संख्या से, यानी 25 प्लस 20 यानी कि 45 से भाग देना है। कितना आंसर आ जाएगा आपका?
20 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ। देखिए, इस तरह का एक डायग्राम बनाइए। तो 20 लड़कियों का औसत कितना है? 15। तो लड़कियों की संख्या संख्या लिखी जाएगी ऊपर, औसत लिखा जाएगा नीचे। ठीक है, 25 लड़कों का औसत कितना है? 25 लड़कों का औसत है आपका कितना? 24 वर्ष। 24 लिखा जाएगा यहाँ पे। ये लड़कियों का औसत हो गया, ये लड़कों का औसत हो गया। कुल जो औसत होगा वो इस लाइन पे बीच में कहीं ना कहीं होगा। मान लेते हैं यहाँ पे कहीं औसत दर्शाता है, कुल टोटल का जो औसत होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो आपको संख्या दे रखी होती है ऊपर, उसका उसमें जो कॉमन है उसको काट लीजिए। जैसे 20 और 25 किससे कट जाएगा? 5 से कट जाएगा 4 बार, 5 से कट जाएगा ये 5 बार। ठीक है, तो यहाँ पे जो संख्या आई ये वाली, इसमें 5 को यहाँ रखिए इधर साइड में, 4 को लिखिए इस साइड में। ठीक है, तो इन दोनों के यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 5 यूनिट। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 4 यूनिट। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 15 और 24 का डिफरेंस कितना है? तो 9। 15 और 24 का डिफरेंस कितना है? 9 वर्ष। कितना वर्ष है? 15 वर्ष और 24 वर्ष का डिफरेंस कितना है? 9 वर्ष है। लेकिन इस लाइन में डिफरेंस कितना है? 5 और 4 9। तो 9 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 9 यूनिट की वैल्यू ही आपकी 9 वर्ष के बराबर है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1 वर्ष मिल जाएगी। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 1 वर्ष मिल जाएगी। अब जो भी औसत होगा इस पूरे का वो 15 से अधिक होगा और 24 से कम होगा। ठीक है, 15 से अधिक 24 से कम होगा। एक की वैल्यू 1 वर्ष है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी? 5। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 5 यूनिट है। तो 5 वर्ष आपके कितने में जुड़ जाएंगे? 15 में 5 वर्ष जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा आपका? 15 5 5 20 वर्ष। तो कुल जो औसत होगा कितना होगा? कुल जो औसत होगा आपका 20 वर्ष होगा। 5 की वैल्यू 5 वर्ष निकाल दी। आप 4 की वैल्यू भी निकाल सकते थे। 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4 वर्ष। 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4 वर्ष। तो आप 24 में भी 4 घटा देंगे तब भी कितना आएगा? 20 से ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके का डायग्राम बना के भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। आपको क्या करना था, इसको थोड़ा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको टाइम इसमें ज़्यादा नहीं लगेगा। तो 20 15 25 24, 4 और 5 का रेशियो, 5 इधर 4 इधर, 4 और 5 9, 9 की वैल्यू 9 के बराबर, तो 5 की वैल्यू 5 के बराबर, 15 5 20। ठीक है, इतना समय लगेगा बस आपको। चलिए चलिए नेक्स्ट देखिए। एक आदमी ने कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची। वह यदि वह उसे 50 रुपये अधिक पर बेचता तो 5% का लाभ होता। पहले तो उसे 20% की हानि हो रही थी, अब 5% का लाभ हो रहा है। तो डिफरेंस कितना हो गया? 5 में से घटा दीजिए माइनस के 20, क्योंकि 20% की हानि हो रही थी। तो डिफरेंस कितना हो गया? 5 और 5 प्लस 20 यानी कि 25% का डिफरेंस हो गया। इस डिफरेंस की वजह से लाभ कितना मिल रहा है? तो 50 रुपये अधिक। ठीक है, 50 रुपये का फायदा हो रहा है किसकी वजह से? 25% के डिफरेंस की वजह से। तो 25% की वैल्यू किसके बराबर है? 50 रुपये के बराबर। तो 100% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? इसका 4 गुना तो इसका भी 4 गुना, यानी कि 200 रुपये के बराबर। तो उसका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना रुपये होगा? 200 रुपये हो जाएगा। 25 की वैल्यू 50 है, यानी इसका डबल है, तो इसका डबल कर दीजिए 200 रुपये। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली बस उससे 150 मीटर आगे उसी दिशा में जा रहे ट्रक को 30 सेकंड में पकड़ती है। तो ट्रक की चाल क्या होगी? तो मान लीजिए ट्रक की जो चाल है वो क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, जब वो जैसे मान लीजिए इसी दिशा में बस जा रही है, इसी दिशा में क्या जा रहा है? ट्रक जा रहा है, जो कि इससे कितना आगे है? आगे है, तो 150 मीटर आगे है। तो जब बस इसको पकड़ेगी तो किस चाल से पकड़ेगी? तो इसकी जो चाल होगी वो ट्रक से तो ज़्यादा ही होगी, है ना, तभी तो पकड़ पाएगी। तो बस की जो चाल बनेगी, बस की जो सापेक्षिक चाल बनेगी वो क्या बनेगी? अपनी जो चाल है 45, उसमें से आपको ट्रक की चाल घटानी पड़ेगी, इस चाल से उसको पकड़ेगी। ठीक है, 45 माइनस के x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसको पकड़ेगी। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है? 130 मीटर, सॉरी 150 मीटर। समय कितना लग रहा है पकड़ने में? 30 सेकंड का समय लग रहा है। तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यही फॉर्मूला होता है। चाल कितनी है? तो चाल है हमारी 45 माइनस के एक्स। ठीक है, 45 माइनस के एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय दे रखा है मीटर में, सॉरी समय दे रखा है सेकंड में, और चाल दूरी दे रखी है मीटर में। इसको भी हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 45 माइनस के एक्स को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, आगे देखिए।
दूरी कितनी है 150 मीटर, समय कितना लग रहा है 30 सेकंड का। बस सॉल्व करते हैं। 30 से कटेगा आपका 5 बार, 5 से कटेगा आपका 1 बार, यहाँ कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। तो 45 माइनस के x बराबर 18 एकम 18। तो 45 में से आपको क्या घटाना पड़ेगा, 18 घटाना पड़ेगा, जो कि बराबर हो जाएगा x के, कितना जाएगा 27। x की वैल्यू कितनी आएगी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर 1। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। पहली 13 विषम संख्या का औसत क्या होगा। पहली n यानी प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, n ही होता है। जितनी संख्या है उतना ही औसत होता है। ऑप्शन नंबर 4। पहली 13 विषम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या हो जाएगा, 13 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।